हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक्लॉन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका फिर से स्वागत कर रहा हूं। और विशेष रिवीजन सीरीज के अंतर्गत एक बार पुनः मैं आपके सामने साइंस की क्लास के साथ उपस्थित हो चुका हूं। और अभी फिलहाल एग्जाम्स के लिए जो जरूरी रिवीजन की प्रक्रिया है उसको करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और चैप्टर 1 का ये दूसरा पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइंस के कैटेगरी में जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसे मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा। पहला पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो इसी चैनल पे जाकर के वो लेक्चर भी देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला पार्ट। और आज ही इसका दूसरा पार्ट है, इसमें पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा, ठीक है ना, इस टॉपिक को। और बहुत जरूरी है कि आप तेजी से चीजों को रिवाइज करें और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो, साइंस में पहला चैप्टर ही ये चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, है ना। अभी मैं आज क्या बताने वाला हूँ वो अभी बताऊंगा आपको, लेकिन एक रिक्वेस्ट क्या करूंगा पता है, ये चैनल आप ही लोगों का है। तो अगर आपको इस चैनल पे किए जा रहे प्रयास पसंद है और आपको लग रहा है कि ये चैनल आपको हेल्प करेगा, जो कि निश्चित तौर पर आपको आगे हेल्प करने वाला है, अभी तो शुरुआत है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सेशन को लाइक जरूर करना, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लेना, ये आप लोगों के लिए समर्पित चैनल है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन प्रेस कर देना, ताकि इस चैनल पे जो भी गतिविधियां हो रही है उसके संदर्भ में आपको सूचनाएं प्राप्त होती रहे समय समय पर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात करते हैं, व्हाट वी विल लर्न टुडे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये सब पढ़ा था। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और ये जितने भी पॉइंट आपको आज के स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन, उन सबको एक एक करके पढ़ना है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कॉमन एग्जांपल्स क्या है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई प्रक्रिया होती है तो वो क्या होता है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वेरी फेमस, ये क्या होता है। और इसी के एग्जाम्पल से संबंधित एक और टर्म आप इसको थोड़ा सा जान ले तो क्या दिक्कत है, रेंसिडिटी जिसको हम कहते हैं। तो टारगेट हमारा 1 से लेकर के 5 तक है, छठा बोनस पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे रेंसिडिटी, है ना। तो ये पूरे के पूरे आज का लेक्चर प्लान है हमारा। तो सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं, काम की बात करते हैं और आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के पैटर्न को समझने के लिए। तो ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों के पांचों आपको पढ़ना है। शुरुआत किससे करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होता होगा जिसमें कॉम्बिनेशन टाइप का पैटर्न चलता होगा। जैसे अगर मैं एक्चुअली बोलूं आपको लेमन लैंग्वेज में कि ए और बी दो सब्सटेंस है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करके सी बना रहा है, या मे भी हो सकता है ए प्लस बी प्लस सी से डी बने। तो ये दोनों के दोनों जो आप एग्जाम्पल, लेवल एग्जाम्पल देख रहे हो, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। कॉम्बिनेशन की खासियत होती है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, सिंगल प्रोडक्ट इसकी खासियत होती है। ए प्लस बी से सी बना तो भी सिंगल है, या ए प्लस बी प्लस सी से डी बना तो भी सिंगल है। इस साइड प्रोडक्ट शुड बी सिंगल। और इसके प्रैक्टिकल लाइफ में कई एग्जांपल है, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको क्विक लाइम बोलते हैं। अगर इसमें आप पानी मिलाते हो, जैसे ये आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख पा रहे हो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये टुकड़ा, ठीक है ना, ग्लास में है। और अगर आप इसमें पानी मिलाते हो तो समथिंग कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का रिएक्शन होता है, इससे स्लैक लाइम बनता है ना। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ए हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, बी हो गया पानी, और सी हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही तो हुआ है, देखो क्विक लाइम है, पानी मिलाए, ये मतलब इसको ए बोलते हैं। ये मान लो ये रिएक्टेंट है ना, इन दोनों के रिएक्शन से स्लैक लाइम बना, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट भी निकल देगी, है ना। So calcium oxide react vigorously with water to produce slack line, that is calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. That's why it is called exothermic reaction, क्योंकि हीट जब किसी रिएक्शन में आउट होता है, रिलीज होता है, तो उसको एक्सोथर्मिक कहा जाता है। फिलहाल ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, क्योंकि दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। ऐसे और भी हो सकता है, जैसे अभी और भी देखना है तो आप देखो,
ये कोयला जला रहे हो ना, इस विजुअल को देखो, कोयले को जलाते हो, कोयला मतलब कार्बन, कार्बन को जलाते हो तो क्या होता है, गर्मी निकलती है, लेकिन कार्बन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन ही तो होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सो बर्निंग ऑफ कोल विल बी अनदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कार्बन एक एक रिएक्टेंट हो गया और ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो द रिएक्शन in which two or maybe more than two reactants combine to form a single product, so इस साइड हमेशा सिंगल सब्सटेंस होना चाहिए, हीट की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हीट साइड प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है, ये भी कॉम्बिनेशन है। इन सब में क्या देख रहे हो, ए प्लस बी से सी बन रहा है, ए प्लस बी से सी बन रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी तीन रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्विक लाइम वाला अभी हमने देखा ही है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझना बड़ा आसान है, सिंपल, ए प्लस बी से सी बन गया, ए प्लस बी प्लस सी से डी बन गया, सिंगल प्रोडक्ट बना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कई सारे एग्जाम्पल है, एक्टिविटी के जरिए भी अगर कुछ आप समझना चाहते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे इस बीकर में अभी मैंने आपको ये विजुअल दिखाया था ना, उसी का ये एक तरीके से रिटन एक्सप्लेनेशन है ना। तो एक बीकर ले लिया, उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाला, पानी मिलाया, तो उससे स्लैक लाइन बनता है ना, क्विक लाइन से स्लैक लाइन बनता है, ये इस एक्टिविटी में तो ये बताया था, और ये रिएक्शन होता है। सो इन एक्टिविटी 1.4, दैट मींस जो प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा, we also observe that large amount of heat is evolved when calcium oxide is reacting with water, then yes of course slack line is formed, but it is exothermic reaction, क्योंकि इसमें जब आप उस बीकर को टच करोगे ना तो काफी गर्म महसूस होगा, है ना, हीट रिलीज होती है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions। जिस रिएक्शन में पहले के सेशन में भी बताया मैंने आपको कि जिस रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है, जैसे कोई रिएक्शन कैरी करने के लिए हीट चाहिए तो एंडोथर्मिक है, लेकिन हीट अगर आउटपुट के रूप में मिले, गर्मी के रूप में मिले, तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्लैक लाइन बनने का प्रोसेस है, जो क्विक लाइम और वाटर के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, इसका नेचर क्या है, विल इट बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन? सो ऑफ कोर्स इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल अगर आपको देखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिसमें हीट इवॉल्व होता है, तो नेचुरल गैस का बनना, मतलब कोयले का जलना, वो भी आपने देखा। मीथेन है नेचुरल गैस, ये जब जलता है, जलना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट भी निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। और प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एग्जांपल आप जानते हो आप, ये दिलचस्प एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। रेस्पिरेशन बायोलॉजी का टर्म है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन में पढ़ो कि इसको एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं। रेस्पिरेशन याद करो, होता क्या है रेस्पिरेशन। मैं अगर आपको सिंपली बोलूं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, अभी मैं बायोलॉजी नहीं बता रहा हूं, लेकिन सिंपल सा केस आपको बता रहा हूं कि क्यों इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन को। क्योंकि ये हमारे बॉडी का कोई सेल है, ठीक है ना, नाक का, कान का, किडनी का, लीवर का, कहीं का भी सेल मान लो, कोशिका, है ना, जिससे हमारा पूरा बॉडी बना है। हमारे बॉडी में ऐसे बहुतों की संख्या में कोशिका है ना। तो इस सेल के अंदर जो एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज, ये पिछले क्लास में भी बताया था। और ग्लूकोज जब टूटता है, अब ये कैसे टूटता है, ये पूरी एक लंबी कहानी है सेलुलर रेस्पिरेशन में। फाइनली आप ऐसे समझो कि ग्लूकोज के टूटने से, टूटते 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 फाइनली जैसे भी हो, सेल के अंदर CO2 और H2O बनता है और ATP एनर्जी निकलती है, जिससे कि सेल अपने काम को कैरी कर सके। ग्लूकोज की ऊर्जा सेल को ATP के रूप में चाहिए, है ना, तो ATP एनर्जी है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी निकल रही है ना, एक्सोथर्मिक ही तो हुआ। अब अगर मैं फोटोसिंथेसिस बोलता हूं, इसका उल्टा होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी का यूज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, वो एंडोथर्मिक हो गया। लेकिन रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के टूटने से एटीपी एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक है। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी, बिना सनलाइट की एनर्जी के या बिना एनर्जी के फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, होगा ना। तो एनर्जी इज नीडेड इन दैट पर्पस, है ना। तो फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक हो गया, यहां सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है। सो यस ऑफ कोर्स, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फाइनली, अब कैसे टूटता है पूरी कहानी है, वो उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये प्रोडक्ट तो बनता है, फिर एनर्जी एटीपी के रूप में निकलती है। सो वी ऑल नो that we need energy to stay alive. Yes, of course, body need energy to stay alive, cell need energy to stay alive.
we get this energy from the food we eat. Basically, whatever the food we eating, basically that stuff having some sort of energy, glucose. बहुत सारे ऐसे फूड स्टफ होते हैं जिसमें ग्लूकोज होते हैं। अब चलो, वो ग्लूकोज तो सेल को मिल गया, लेकिन ग्लूकोज इटसेल्फ इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, एंड सेल नीड करेंसी टू यूटिलाइज इट। सो सेल को एटीपी चाहिए, तो अब वो ग्लूकोज टूटेगा सिंपल फॉर्मेट में, तब यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलेगी। दैट इज समथिंग एक्सोथर्मिक। सो ड्यूरिंग डाइजेशन व्हाट हैपन, food is broken down into simpler substances. For example, if we eating rice, potatoes, these are the stuff resources of carbohydrates, we can say that glucose इससे मिलता है। आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, इसमें ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। यही तो एनर्जी का मेन प्रोडक्ट है हमारे लिए, एनर्जी का रिसोर्स है। तो ये हमने खाया तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज मिल गया। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो सेल को अल्टीमेटली भोजन से, खाने से ग्लूकोज मिल गया। वही बात लिखी हुई है जो अभी मैंने आपको समझाया। एंड दिस ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन in the cells to form in the cells of our body and provide energy. Basically not combined, we can say that it is simply a reaction in which glucose gets break down into the simpler product and energy is being released. So yes, of course, this is exothermic. मैं इसको exothermic बोलूंगा, ये याद रखना। अब देखो इसके बारे में आगे चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में जब बायोलॉजी का चैप्टर आएगा, लाइव प्रोसेस आएगा, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 5 के अंदर होता है ये, ठीक है ना। अभी फिलहाल 5 के अंदर, तो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये इतना तो समझ में आ गया। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स जो होते हैं ना, जैसे सब्जियां हैं या कुछ खाद्य पदार्थ है, फूड स्टफ है जो बेकार पड़ा हुआ है, इसको ऐसे कंपोस्ट के लिए, कंपोस्टिंग के लिए छोड़ देते हैं ना। वेजिटेबल ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज होती है। जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, ये सब ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे ये कंपोस्ट, खाद जैसी चीजों में बदल जाता है ना। दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मिट्टी के लिए अच्छी चीज होती है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन in the way of practical life, and even decomposition of vegetables, matter and even waste materials, eatable materials, ये भी एक्सोथर्मिक है। तो ये आपको ध्यान रख देना है, ठीक है। एक और पॉइंट देखो, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझो। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम, स्लैक लाइम आप जानते हो ना क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइम में वाटर जोड़ते हैं तो यही स्लैक लाइम बनता ना। तो अभी स्लैक लाइम जो है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये एक प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हमें मिला है। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, प्रीवियस रिएक्शन ऐसे 1.13 एनसीईआरटी के हिसाब से। अब ये जो स्लैक लाइम सॉल्यूशन है, वट एवर द रिएक्शन वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली, जिसमें स्लैक लाइम बना है, ये स्लैक लाइम, इसका यूज कहां होता है? इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ये एक क्वेश्चन है। व्हाइट वॉशिंग, जो दीवार का पेंट वेंट चूना वूना लगाते ना, चूना पोताई जिसको हम कहते हैं, ये इसी सॉल्यूशन का, स्लैक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। ऐसे आपने व्हाइट वॉश कर दिया, अब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, स्लोली, धीरे धीरे, और एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सो कैल्शियम hydroxide react slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। जो पपड़ी होती है ना दीवार के ऊपर चमकदार, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट is formed after 2 to 3 days of white washing and it gives shining finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also calcium carbonate। तो जो संगमरमर होता है ना मार्बल, वो भी केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और हम जो व्हाइट वॉश करते हैं, स्लैक लाइम से पोत देते हैं, वही जब धीरे धीरे 1-2 दिन में, 3 दिन में रिएक्ट करता है CO2 के साथ, तो पपड़ी सी जमा हो जाती है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर, वही होती है चमक, दीवार की चमक। हर घर कुछ कहता है, ये वही है। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है, ये याद रखना है। व्हाइट वॉश आप कर दो, अभी आपने व्हाइट वॉश किया तो अभी उसमें चमक नहीं आएगी, 1-2 दिन टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है?
तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और ये तो चमकदार परत है ही, क्योंकि संगमरमर से चमकीला क्या होता है, और ये भी संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। सो दैट इज द केस, ये आप याद रख लोगे, मुझे लगता है याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की है और कुछ एग्जांपल को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में कैटेगराइज करके चीजों को समझा। अब अगर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक एमसीक्यू आपके सामने रख दिया जाए क्वेश्चन के रूप में, क्या इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिग्नेचर स्टेप क्या है? whenever a plus b react, a and b are reacting, then single product c is formed, या maybe a plus b plus c single product d, या a plus b plus c plus d, मतलब सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है। रिएक्टेंट में भी 2-3 ये हो सकता है। तो अब आपको इसमें से जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है आप बता सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ए बी सिंगल प्रोडक्ट इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट तो एक ही में दिख रहा है, मैग्नीशियम क्लोरीन, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ए प्लस बी इससे सी बन रहा है, बाकी इसमें दो प्रोडक्ट है, इसमें भी दो, तो ये नहीं होगा, है ना। तो ये केस हो गया। फिर आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही चीज है, जितना अभी आपको पता है, जितना आपने रिवाइज किया, उसके आधार पर ये प्रश्न चुन लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन आपको कॉम्बिनेशन चुनना है, लेकिन 4 इनपुट है, 1 2 3 4, इसमें से कोई ऑप्शन, ये है नीचे ऑप्शन, कोई दो है जो कॉम्बिनेशन और बाकी कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अदर रिएक्शंस के एग्जांपल होंगे। ऑल्दो हमने अभी उसे रिवाइज नहीं किया है, पर थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो सिग्नेचर स्टेप है वही आपको ध्यान रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट कहां दिख रहा है। मुझे इस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। मुझे इसमें भी सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, बाकी पहले में दो प्रोडक्ट दिख रहा है, चौथे में भी दो प्रोडक्ट दिख रहा है। तो दूसरा और तीसरा कौन सा ऑप्शन है? तो डी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। बाकी ये दोनों, अब कौन सा रिएक्शन है वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है या कौन सा ऐसा एग्जांपल है प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें हीट इवॉल्व होती है, आउट होती है, इन नहीं। फोटोसिंथेसिस की तरह हीट इज नॉट नीडेड। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, 4 इनपुट दिया हुआ है, जैसे रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन स्लैक लाइन बनता है ना, तो ये तो है एक्सोथर्मिक है, ये अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा ही है। तो पहला तो ऑप्शन में होगा ही होगा, ये एक्सोथर्मिक है। अभी दूसरा देखते हैं, क्योंकि दो चुनना है इसमें से, ऑप्शन यही कह रहा है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब एसिड बेस सॉल्ट, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, और एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए ना धीरे धीरे मतलब उसमें पानी मिलाना होता है। पानी के अंदर एसिड मिलाते हो ठीक से, सावधानी से, मतलब पानी जब ज्यादा होगा ना एसिड में तो डाइल्यूट हो जाता है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। हाईली एक्सोथर्मिक, सावधानी से यूज करना होता है। तो एसिड को जब उसकी शक्ति को डाइल्यूट करोगे ना तो उसमें भी एनर्जी, ऊष्मा निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक ही है, पहला और दूसरा। मुझे लगता है अगर सिलेक्शन पे जाएंगे तो पहला दूसरा एक्सोथर्मिक है, ये पक्का है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन तीसरा चौथा क्यों नहीं होगा, ये आप सोचोगे तो खुद ही आपको आंसर मिल जाएगा कि इसमें तो जैसे पानी को अगर भाप बनाना है, इवेपोरेट करना है, तो आपको आग पे रखना होगा ना, ऊष्मा देनी होगी ना, तो ये तो एंडोथर्मिक है, इवेपोरेशन। कपूर को, जैसे कपूर को जलाते हैं ना, तो कपूर क्या है, सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को जब आप गर्म करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो कपूर इसी का एग्जाम्पल है ना। तो अब कपूर को भी जलाओगे तभी तो ये सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा। तो ये दोनों, इनको हीट चाहिए और ये दोनों हीट देता है, तो पहला और दूसरा एक्सोथर्मिक हो गया। मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज में लिखना या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो आप आराम से कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो ये लॉजिक है, ये मैं बताऊंगा नहीं, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एंडोथर्मिक है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब कपूर को जलाना एक तरीके का सब्लिमेशन है, क्योंकि सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो सब्लिमेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, उसमें कैंपर भी है, कपूर भी है ना।
चलो अभी आ जाते हैं दूसरे रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2। 5 रिएक्शन को अभी एक साथ पढ़ना है। तो अभी डीकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, टूटना। डीकम्पोज होना मतलब टूटना, विखंडन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, अगर ये किसी वजह से, हीट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, किसी भी कारण से टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसको, एक सब्सटेंस है टुकड़ों में टूट गया, डिकम्पोज हो गया। तो ये रिएक्शन में भी यही होता है, ए से बी सी बन गया, या ए से मान लो बी प्लस सी प्लस डी बन गया, ये सब डिकम्पोजिशन है। मतलब रिएक्टेंट सिंगल है, प्रोडक्ट में बी मोर देन टू, है ना, ऐसा हो सकता है। पहले में क्या था, रिएक्टेंट दो, दो से ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट सिंगल था। इस बार उल्टा हो गया। तो जैसे फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है, ये फेरस सल्फेट है ना, एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल रिएक्टेंट है। इसको गर्म करते, हीटअप करते हैं, तो ये फेरिक ऑक्साइड इसमें टूट जाता है, बी में, सल्फर डाइऑक्साइड सी में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, डिकम्पोजिशन है। और किसकी वजह से हुआ है, गर्मी के कारण। तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि कुछ चीजें गर्मी से टूट जाता है, तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन। अब कुछ चीजों को तोड़ने के लिए बिजली की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन उसको कहते हैं। तो वेराइटीज ऑफ डिकम्पोजिशन होते हैं, बट दिस ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, whenever it is been heated, then it is converted into ferric oxide and sulfur dioxide and trioxide. Yes, of course, it is thermal decomposition. When decomposition is carried out by heating, गर्मी से अगर टूटे तो गर्मी वाला डिकम्पोजिशन। जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसको हीट अप करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, क्विकलाइन। तो ये भी तो डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन का सिग्नेचर स्टेप ये है कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट आउट, जस्ट ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। तो ये बी और सी में टूट गया, या ए से मे बी बी प्लस सी प्लस डी भी हो गया, तो भी डिकम्पोजिशन है। और अभी जो हमने FeSO4 वाला केस देखा ना, उसी को एक्टिविटी के जरिए एनसीईआरटी के बुक में समझाया गया है कि व्हाट इन एक्टिविटी 1.5 व्हाट वी हैव टू टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, आपने बॉइलिंग ट्यूब में, एकदम ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में फेरस सल्फेट ले लिया, ठीक है। एंड नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अभी हमने इस रिएक्शन में क्या देखा था, ये ग्रीन कलर का है, ठीक है, आपने वो ले लिया। अब उसको आपको गर्म करने के लिए बोला जाएगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प, मतलब स्प्रिट लैम्प या बर्नर से आप गर्म करो, जैसे कि अभी फिगर में दिखाऊंगा। और आप देखो कलर का क्या हो रहा है, मतलब कुछ तो हुआ होगा। ये देख रहे हो, बच्ची कर रही है, गर्म कर रही है। फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का था, उसमें कुछ तो चेंज हुआ। अभी क्या हुआ होगा, फेरिक ऑक्साइड बना था, आपने देखा ब्राउन कलर का, वही तो होगा। So in this reaction, you can observe that single reactant breaks down to give simple product. This is the case. Ferrous sulfate, and many products are there. ठीक है, this is decomposition reaction, and of course it is thermal decomposition, क्योंकि गर्मी से ये टूट रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4, जिसमें पानी भी है ना, जब आप इसको गर्म करते हो तो ये इट्स लूज वाटर व्हेन इट इज हीटेड। सो क्या लिखा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर when heated and the color of crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. And ferric oxide, the product here, is a solid product, although these two are GG लिखा हुआ है गैस, है ना, ये itself solid ही था। तो यही हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डिकम्पोज हो रहा है, कुछ नई चीजें बन रही है। और क्या बन रहा है, तो सीधे सीधे याद रखना है कि FeSO4 यानी फेरस सल्फेट को गर्म करते, हीटअप करते सावधानी से, उसका पानी लूज होता है, कलर चेंज होता है। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है, और कुछ गैस भी निकलती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड है। दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, दिस इज द केस। अगेन ये भी डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide on heating is another important example of decomposition reaction, we can say that, and it is used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime, इसको quick lime या lime कहते हैं।
इट हैज मेनी यूजेस, कैल्शियम ऑक्साइड के कई यूजेस होते हैं। वन इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, या सीमेंट मैन्युफैक्चर इसका यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। When decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये दोनों थर्मल के, FeSO4 वाला भी है और कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन वाला है, ठीक है ना। तो एक तरीके से दोनों डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स है। और कुछ आपको बताना है एक्टिविटी में, कुछ काम की चीजें अगर निकले के आएगी तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्टिविटी 1.6 में भी कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा देख लीजिए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट केमिकल है, ले लिया आपने, थोड़ा सा अमाउंट लेना है, 2 ग्राम लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब with a pair of tongs and heat it over a flame as shown in next figure. What do you observe? Note down the changes if any. ये आप इसको पकड़ रहे हो, a pair of tongs से अपने सावधानी से इसको पकड़ा, बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अंदर जो कंटेंट है लेड नाइट्रेट, और आप इसे थोड़ा गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। ऑफ कोर्स जो रिएक्शन आपको मिलेगा वो इस तरीके से, PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट है, सॉलिड मटेरियल के रूप में है, आपने इसको गर्म किया तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फिर कुछ गैस भी निकला, लेड ऑक्साइड आपको सॉलिड के रूप में मिलेगा, बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो अब ये सब डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। अब यहां से क्या पूछेंगे कि लेड नाइट्रेट को अगर हम हीटअप करते हैं तो जो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट आपको लेड ऑक्साइड मिलता है जो कि सॉलिड रूप में होता है, और बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं। फिर उसी तरीके से FeSO4 में पूछा जा सकता है कि 3 प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो फेरिक ऑक्साइड आपको सॉलिड के रूप में मिलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैस के रूप में मिलते हैं, जो कि पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। यही सब आपके क्वेश्चंस हैं, ये वन लाइनर में भी आ सकते हैं, रिएक्शन लिखने के लिए पूछ सकते हैं, इनको नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, ध्यान रख लो, और कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ ही रहा है तो आप आराम से लिख दोगे, ठीक है ना। सो दिस इज द केस। अब डिकम्पोजिशन में ये जितने भी 2-3 एग्जाम्पल अभी हमने देखा ना, इसमें इनपुट क्या था, क्यों टूट रहा था, ए टूट के बी और सी में क्यों बदल रहा था, FeSO4 टूट करके फेरिक क्लोराइड फेरिक ऑक्साइड में बदल रहा था, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में बदल रहा था, ये हीट के कारण, ये देख रहा आपने, ये हीट के कारण, ये भी हीट के कारण, ये भी हीट के कारण, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी शुरू में ही मैंने बताया था कि टूटने का जो प्रोसेस है ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस, इट इज हैपनिंग ईदर थ्रू द हीट और मे बी इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट में भी हो सकता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी उसको कहते हैं। तो इनपुट अलग अलग हो सकते हैं, टूटने का रीजन अलग अलग हो सकता है। हीट एक रीजन था इन तीनों रिएक्शन में, अब इलेक्ट्रिसिटी दूसरा रीजन ले लेते हैं। जैसे पानी है ना, पानी में बिजली को फ्लो करवाओ इलेक्ट्रिसिटी को तरीके से, तो पानी डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाए, एंड ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है। सो व्हाट दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये देखो यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा पानी लिया मग्गे में, है ना, इस तरीके से डिजाइन बना है, और ये ग्रेफाइट रॉड लिया और इसको 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया ताकि करंट फ्लो हो। अब इतना भयंकर भी करंट नहीं चाहिए, 6 वोल्टेज से जोड़, और जब करंट फ्लो होगा तो वाटर वुड डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये अलग बात है कि हाइड्रोजन गैस के 2 मॉलिक्यूल आएंगे और ऑक्सीजन के 1, तो ये भी एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। 2:1 का रेशियो होता है। आप देखो जिस ट्यूब में हाइड्रोजन आया था ना, वो थोड़ा ज्यादा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो इसका इतना अमाउंट दिख रहा है यहां से यहां तक, और ऑक्सीजन वाला थोड़ा देखने में भी कम नहीं लग रहा है। तो 2 यूनिट अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा गैस का तो 1 यूनिट ऑक्सीजन होगा, है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब यही एक्टिविटी यहाँ पे समझाया गया है कि टेक अ प्लास्टिक मग, चलो प्लास्टिक मग ले लिया, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, मतलब उसके बेस में 2 छेद कर दो, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, आपने रबर स्टॉपर्स को लगा दिया, सेट कर दिया अच्छे तरीके से मग्गे में, और उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट कर देना है इन रबर स्टॉपर्स के अंदर, जैसे पिक्चर में अभी आपको दिखाया था। ये आपने किया भी होगा स्कूल वगैरह में। चलो ये बना लिया, कनेक्ट जो इलेक्ट्रोड्स आपने इंसर्ट किया ना, 6 वोल्टेज, ज्यादा नहीं, 6 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ देना ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करने वाला सिस्टम रहे। बैटरी यहाँ ऊर्जा का, एनर्जी का, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का रिसोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब उस मग में पानी भरना है पक्का, फिल द मग विथ
वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स, जैसे कि जो भी इलेक्ट्रोड आपने बनाया ना वो उस पानी में डूबा हुआ हो, सही तरीके से पानी भरना है, यानी कि इलेक्ट्रोड बाहर है ना, कुछ इस तरीके से। टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। टेस्ट ट्यूब लो और इस इलेक्ट्रोड पे उल्टा करके लगा दो, इसमें भी पानी है, ठीक है ना, देख रहे हो ऑब्वियसली। एंड आप करंट ऑन करो, स्विच ऑन करो, मतलब बैटरी से जो आपने तार से लगा करके वो इलेक्ट्रोड को जोड़ा था ना, स्विच ऑन करो, बिजली प्रवाहित करो सावधानी से। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you can see the bubbles formation. You will see, if you are doing these types of activities now, what exactly in this activity you will see, you observe the formation of bubbles at the bottom of electrodes. These bubbles displaces, yeah, these bubbles displace water in the test tube. Is the volume of gas collected same in both test tube? Yes, of course ये सेम नहीं है, जो गैस बने हैं ना ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन का होगा और एक ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन वाला जो है ना, ये रिएक्शन भी तो था, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो ये ऑक्सीजन का 2:1, ये भी इनपुट है, ठीक है ना। ये इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से पानी को डिकम्पोज कर दिया आपने, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ दिया, और वॉल्यूम गैस के जो कलेक्ट हुए थे उसमें हाइड्रोजन ज्यादा था एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। चलो अब ज्यादा इसमें नहीं, बेसिक बातें हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन था, और डिकम्पोजिशन में एक सनलाइट की वजह से भी कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो सकता है। व्हेन डिकम्पोजिशन मतलब जब ब्रेक डाउन की प्रक्रिया सनलाइट के प्रेजेंस में हो तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइना डिश है, इसमें आप सिल्वर क्लोराइड को रखो और कुछ देर छोड़ दो ताकि इसको सनलाइट की एनर्जी मिले, सनलाइट मिले। सो सिल्वर क्लोराइड, whenever you left this substance for some time, silver chloride turns gray in sunlight to form silver metal. ये इसका रंग बदल जाएगा और सिल्वर क्लोराइड से ऐसा होगा, ये आपने छोड़ दिया उसमें सनलाइट की वजह से, अब ये इसमें टूट गया, तो ये भी तो डिकम्पोजिशन ही है, बट इट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सो यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो ओरिजिनली व्हाइट था अब ये ग्रे में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन हुआ, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड अब सिल्वर क्लोराइड नहीं रहा, अपने कंपोनेंट में टूट गया सिल्वर और क्लोरीन में, तभी उसका कलर चेंज हो गया। इवन सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ये लागू हो सकता है। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो जब आगे मौका मिलेगा तो आप पढ़ेंगे। फिलहाल ये एक तरीके से डिकम्पोजिशन है, और यहाँ सनलाइट की वजह से होता है तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन हीट के कारण डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बिजली के कारण, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सनलाइट के कारण। ये तीनों एग्जांपल के साथ अभी आपने देख लिया, इसको नोट करना है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। एक चीज ऑब्वियस है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऑलवेज एंडोथर्मिक है, क्योंकि इट नीड्स एनर्जी, वी कैन से दैट। सो व्हाट वी हैव सी, सब में देखा ना, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए थर्मल रूप में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिकल रूप में, फोटोलाइटिक सनलाइट की एनर्जी चाहिए, एंड एवरी रिएक्शन व्हाट वी हैव सीन एनर्जी इज रिक्वायर्ड either in the form of heat, maybe sunlight, or maybe electricity for breaking down of the reactants. And the reaction in which energy is absorbed are known as endothermic. So whatever the reactions we have discussed right now, just right now, are the example of endothermic reactions, as heat or energy is needed to break down a substance. That is something endothermic reaction. We can say that. तो ये पॉइंट आप ऐसे ही यहीं पे याद रख लेना है। और एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक का एग्जाम्पल पूछा जाए तो एंडोथर्मिक वाला ये एग्जाम्पल आप सारे के सारे बता सकते हो कि ये सब है तो डिकम्पोजिशन, बट दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, व्हाटएवर द एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो डन है ये। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और अपना दिमाग लगाओ और कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है, बेस्ट तरीके से आपने जो सीखा अभी थोड़ा सा सोचो, आंसर बताओ।
द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। ये एक सब्सटेंस है पोटेशियम क्लोराइड, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है। इसको गर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट, एक दूसरे कैटलिस्ट की सहायता से इसको आप हीट अप करते हैं। तो ये इसमें और इसमें टूट गया। दिस इज द मेकिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी प्रोसेस, राइट। अब आपसे ये रिएक्शन दे दिया गया तो काम तो आसान है आपका, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि ये किस तरीके का रिएक्शन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शंस। Can we see that A is just broken down into B and C? This is B and C. And with the help of heat. So, probably we can see that this is the example of decomposition. Something is breaking down into the many products. And with the help of heat, so this is endothermic. Catalyst एक influence करता है reaction को, ठीक है, catalyst भी है, लेकिन heat सबसे बड़ी input है यहाँ। तो अब आपको सही चुनना है ना, इसमें क्या लिखा है कि इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि एंडोथर्मिक तो है, हीट यहां लिखा है कि हीट इज नीडेड। अगर इधर हीट लिखा होता तो एक्सोथर्मिक होता, लेकिन वो तो है नहीं, तो आउट वाला हीट तो इधर लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में, ये तो इन वाला है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पेन्ड बाय रिलीज ऑफ, नहीं रिलीज ऑफ हीट का कोई मतलब नहीं, इट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहां सनलाइट होता तो फोटोकेमिकल कहते, लेकिन ये तो नहीं है ना, तो सीधा पहला ही आंसर इसका सही होगा। होपफुली आपने पहले ही लगा दिया होगा इसका आंसर। डन है जी, तो दूसरा हो गया। अभी तीसरे रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन पढ़ा, डिकम्पोजिशन पढ़ा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब थोड़ा सा अलग तरीके के रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहते हैं ना रिप्लेसमेंट, समथिंग रिप्लेसमेंट। आपको आपकी क्लास में आपके कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप सारे स्टूडेंट हो और साइंस के टीचर हैं, ये अभी पढ़ा रहे हैं आपको, 4 चैप्टर इन्होंने पढ़ा दिया। अब इनको बाहर जाना पड़ गया, मतलब आपके शहर से ये बाहर ट्रांसफर हो गए, कुछ हो गया इनको, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये स्कूल छोड़ चुके अब, है ना। तो इनके बदले में अब मैं आ गया, तो मैं क्या हूं, इनकी जगह ले ली ना मैंने। ये कहीं और गए होंगे, ये भी किसी की जगह लेके आ गए, या कोई टीचर रिटायर कर गया तो नया टीचर आएगा, वो क्या है, रिप्लेसमेंट बोलते हैं ना। रिएक्शन में इस तरीके की चीजों को ना हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी को हटा के दूसरे को आ जाना, दूसरे का आ जाना है, या हट के आ जाना, खाली जगह को भर देना। खाली जगह का भरना एक अलग चीज है, बट यहाँ पे ना तो जबरदस्ती हटाया जाता है इस रिएक्शन में। देखो एक रिएक्शन एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ये है भाई साहब FeSO4, SO4 नहीं है, Fe है, आयरन है, और CuSO4 है, ठीक है। एक कॉपर सल्फेट है और एक है कौन, एक है आयरन। एक A है और दूसरा BC साथ में, दोनों की दोस्ती है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। लेकिन ये Fe ना, इन दोनों की दोस्ती में, B और C की दोस्ती में ना, पता नहीं इस Fe को ना एक संभावना दिख रही है। लग रहा है कि ये C के साथ B क्या कर रहा है, इसको तो यहां पे तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा काबिल हूं, इसके साथ ये क्या कर रहा है, ऐसे समझ। और अगर ये सच में काबिल है, ये सच में ज्यादा सही है सी के लिए, तो ये प्रयास कर देगा कि बी यहां से हट जाए। और बी अगर काबिल नहीं होगा, अगर बी ए से ज्यादा काबिल, ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बी ए से ज्यादा काबिल निकला तो ए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन बी अगर कमजोर निकला तो ए आएगा और बी को हटा देगा, बी बेचारा हो गया। अब ये एसी साथ में खुश, आप देख रहे हो इसका, ध्यान से समझो क्या है ये, बहुत बुनियादी बात मैं आपको बता रहा हूं। हुआ क्या, ए ने बी को हटा दिया, बी अकेला हो गया और ए सी अब साथ में आ गई। सी तब भी ग्रुप में था और अब भी ग्रुप में। अब सवाल यह है कि कोई किसी को ऐसे ही कैसे हटा सकता है। इसका सिंपल सा केमिस्ट्री का रीजन ये है कि जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे से, जैसे ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तभी इसने बी को हटाया।
जो ज्यादा रिएक्टिव है एक्टिविटी सीरीज में, जो ज्यादा सक्रिय है, ऐसे समझ लीजिए, ज्यादा काबिल है, ऐसे बोल दो सामान्य भाषा में, वो कम एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, कर देता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कॉपर का सल्फेट सॉल्यूशन है ना, कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया और बेचारा हो गया कॉपर। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है कि अगर जिंक ने कॉपर को हटा दिया और कॉपर बेचारा है, तो इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, और इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इन सब में आप देखोगे कि कॉपर इन सब से कमजोर है रिएक्शन में, मतलब बहुत कम रिएक्टिव। तो जिंक ने भी कॉपर को हटा दिया, मैग्नीशियम ने भी हटा दिया, लेड ने भी हटा दिया। अब सवाल उठता है, ये तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता है कि ए है और बी सी साथ में है। इफ ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो अब ये ए और सी साथ में हो जाएगा, बी बेचारा जो कम रिएक्टिव था वो अकेला हो जाएगा, अकेला है, अलोन। ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए है एंड सी डी प्लस सी है, ठीक है, एंड यू नो दैट डी इज मोर रिएक्टिव देन ए, डी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, क्या ये ए डी को हटा सकता है? नो नो नो, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो सॉल्ट सॉल्यूशन से कम रिएक्टिव को हटा सकता है, और अगर डी ही ज्यादा रिएक्टिव है तो ए कुछ भी कर ले ये हटा ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है। So this is something displacement reaction, the chemical reaction in which more reactive element like A displaces less reactive element like B from its salt solution. This is something displacement reaction. अब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, इसके लिए ये पॉइंट आप याद रख लो एक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, कुछ का लिस्ट दिया हुआ है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अब देखना कॉपर काफी नीचे होगा, देखो कॉपर नीचे, तभी तो कॉपर को जिंक भी हटा रहा था, एल्यूमिनियम भी हटा रहा था, मैग्नीशियम भी हटा रहा था। ऑल्दो कॉपर से भी कोई नीचे है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये सब और भी नीचे है। तो जो नीचे है सबसे कम रिएक्टिव है, सोना चांदी वैसे भी कम रिएक्टिव होते हैं ना, उससे भी नीचे प्लेटिनम होता है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम टॉप मोस्ट रिएक्टिव है। इसका मतलब ऊपर जितने भी एलिमेंट है ये सब अधिकारी है, ये अपने से नीचे वाले को हटा सकता है उसके ऑफिस से, ऐसे समझिए, क्योंकि इसके पास पावर है। ये मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जिंक और आयरन में से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो देखो जिंक ऊपर है और आयरन नीचे है, तो जिंक आयरन को हटा सकता है, यस, बट आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक, क्योंकि जिंक आयरन से ऊपर है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। ऐसे किसी के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये एक्टिविटी सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कहां रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और इसको आप ये लिस्ट याद रख लो तो अच्छी बात है, और एक गाना बना के भी आप याद रख सकते हो, ये मेरा अपना गाना है, तो मैंने इसी तरीके से इसको याद रखा है, क्योंकि 12-13 एलिमेंट को ऐसे सीक्वेंस में याद रखने में दिक्कत होती है। तो ऐसे याद रख लो, पीएससी, पीएससी एक शॉर्टवर्ड बना लिया। पी मतलब पोटेशियम, एस मतलब सोडियम, सी मतलब कैल्शियम। मैंने नाम का पहला अक्षर लिया है, ना कि सिंबल। तो पीएससी का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम आ गया, सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम। पीएससी का माजिल, पीएससी का माजिल, माजिल मतलब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ये पांचों एलिमेंट एक ही साथ आ गया। पीएससी का माजिल। हाई, हाई मतलब एच हाइड्रोजन, कोर्ट, कोर्ट कॉपर, में मतलब मरकरी, सो गया। ये गाना है, 5 बार बिना मतलब फालतू का गाना है, ऐसे समझ लो, लेकिन 5 बार दिमाग में दोहराओ, याद हो जाएगा। पीएससी का माजिल हाई कोर्ट में सो गया, पीएससी का माजिल हाई कोर्ट में सो गया। 4 बार आप गाओ, 2 बार मैंने गा दिया। तो अब ये गाना अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया, जिंदगी भर याद रहेगा। ऑल तो हो सकता है आपको कोई दूसरा गाना आता हो, तो आप अपना गाना भी यूज कर सकते हो। ये मैं रेकमेंड कर रहा हूं कि आप इससे काम चला सकते हो, क्योंकि मुझे अब किसी भी एलिमेंट में पहचानना होगी कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कम है या कम है, तो मुझे गाना मदद करेगा। क्योंकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जेड, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद एच मतलब हाइड्रोजन, फिर कोर्ट कॉपर, में मतलब मरकरी,
सो मतलब सिल्वर और गया मतलब गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम गाना में फिट नहीं बैठ रहा था, तो प्लेटिनम को सबसे नीचे छोड़ दिया ऐसे, कोई बात नहीं। तो पीएससी का माजिल हाई कोर्ट में सो गया, है ना। तो क्या एल्यूमिनियम लेड को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से? यस, एल्यूमिनियम कर सकता है, लेकिन लेड एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता। तो ऐसे सोचो आप। तो ये हो गया आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इस तरीके का आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, इससे संबंधित। अब एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यहां भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें सिंगल था कि ये आप देख सकते हो कि आयरन ने कॉपर को हटा दिया, बस हो गया, कॉपर अकेला हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर तो वैसे भी नीचे है तो हट जा रहा है। अगर ज्यादा रिएक्टिव है, ये देख रहे हो आप, कॉपर सल्फेट आयरन, रंग चेंज हो गया, जो भी हो गया, कॉपर अकेला हो गया और SO4 Fe के साथ आ गया, तो ये ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, देखो आप ध्यान से देखो, ये ए पे प्लस चार्ज है, आयंस है, और एक्स पे माइनस चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और बी पे प्लस चार्ज है और वाई पे माइनस चार्ज है। अब क्या हो रहा है ना, यहां रिएक्शन हुआ, अब इसमें एक चार्ज, एक आयन माइनस वाला तो था ही, लेकिन इसका जो प्लस है ना, इस प्लस को हटा देता है, कहता तू इसके लायक नहीं है, तू हट जा, मैं इसके साथ आ जा रहा हूं। तो माइनस वाला है ही, लेकिन उसके साथ अभी रिएक्शन के बाद जो प्लस वाला आया वो कहीं और से आ गया, तो इस प्लस ने इस प्लस को डिस्प्लेस कर दिया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। बदले में ये कहता तूने मुझे हटाया, अब मैं तेरी जगह पे यहां जाके बैठ जाऊंगा, तूने मेरी कंपनी से मुझे हटाया, मैं तेरी कंपनी में तेरी जगह ले लूंगा। तो ए भी चला गया वाई के साथ, है ना। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इसने इसको हटा दिया, प्लस ने इस प्लस को हटाया, और ये वाला इसको हटाया, ऐसे कह लो, दो बार हुआ ना, एक और दो, दो डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें आयंस का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ, ये हट गया यहां चला गया, ये हट गया यहां चला गया, आयंस का आदान प्रदान लेमन लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। देखो जैसे ये है ना सोडियम सल्फेट, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है ना, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है। अब ये रिएक्शन हुआ सोडियम सल्फेट, अब डबल माइनस की मैं SO4 माइनस माइनस नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, फिलहाल एक प्लस है एक माइनस है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है और एक नेगेटिव वाला। अब ये क्या हुआ कि सोडियम को इसने बेरियम ने हटा दिया, बोला हटो यहां से, मैं SO4 के साथ जाऊंगा, ठीक है भाई साहब, नेगेटिव वाला था ये, प्लस वाला आ गया, बदले में सोडियम कह रहा तू हटेगा तो तेरी जगह पे मैं आ जाऊंगा, तो हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इससे बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड भी बना। सो टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज हो रहा है, एक को हट के दूसरा आ गया, दूसरे को हट के पहला आ गया, और इस रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट बनता है, दिस इज समथिंग, ये तो एक्सचेंज से ही बन रहा है। सो व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल टाइप का, प्रेसिपिटेट टाइप का सब्सटेंस बनता है। तो कभी कभी ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना, क्योंकि प्रेसिपिटेट टाइप का सब्सटेंस इनसॉल्युबल टाइप का सब्सटेंस बनता है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो नथिंग स्पेशल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डन, तो ये हो गया आपका। यहां भी वही है, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है, ये इसके साथ चला गया, तो प्लस एक वाला प्लस हटा तो कॉपर वाला प्लस आ गया, और ये इसके साथ आ गया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, इधर का उधर हो रहा है, बस सिंपल सी बात। सो white precipitate in this reaction we have seen barium, ये वाला देखो ना, जरा बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, तो इसको प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं। और ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता चुका हूं, एक इधर गया एक इधर हुआ, तो ये मैं समझाने की मुझे जरूरत नहीं है इसको। एक का प्लस चार्ज हटा, दूसरे से आ गया, दूसरी कंपनी से, और जिसको हटाया वो भी पहली कंपनी में चला गया, दोनों फिट है, ठीक है ना, दोनों सेट हो चुका है, बट नए तरीके से। तो इसमें अन्य भी प्रोडक्ट बने। सो अदर प्रोडक्ट फॉर्म is sodium chloride in this reaction, which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement. So yes, double displacement. अब मुझे ये बताओ तो ये क्या है, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, मुझे बताओ। क्या आप कहोगे नहीं ये तो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो होगा नहीं,
क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए और प्रोडक्ट मुझे 2 दिख रहा है। और डिकम्पोजिशन भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट मेनी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिएक्टेंट भी 2 है, प्रोडक्ट भी 2 है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होना चाहिए और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंपल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को हटा देता है। तो यहां मुझे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम खुद ही आ गया और आयरन को बेचारा कर दिया। आयरन कॉपर को हटा रहा था ना, सुपर बन रहा था ना, इससे भी ताकतवर कोई आ गया। तो एल्यूमिनियम शुड बी मोर रिएक्टिव देन आयरन, तभी तो ये रिएक्शन हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट ही रिएक्शन है। और क्या ये सही है कि क्या एल्यूमिनियम आयरन को हटा सकता है? इसका जवाब आपको एक्टिविटी सीरीज से मिलेगा। तो एल्यूमिनियम यहां पे है और आयरन इससे नीचे है, तो यस एल्यूमिनियम तो आयरन को हटा ही सकता है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, इसको भी देखो, और बड़ा दिलचस्प प्रश्न है, इसका भी आंसर खोजो आप। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो क्या लिखा हुआ है कि मेटल ए जो है ना, बी को हटा देता है इसके सॉल्यूशन से, तो ये पक्का है ना, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ये तो यहीं से पता चल रहा है। अभी मैं प्रश्न पूरा मैंने पढ़ा ही नहीं है, जो कंक्लूजन मुझे पहले मिल रहा है उसको लिख लाओ, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, डन है। बट मेटल ए नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी। भैया ए ने बी को तो हटा दिया, तो ए ताकतवर है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव, सी को नहीं हटा सकता है। तो मोर रिएक्टिव कौन हो गया भाई साहब? सी हुआ। अभी तो फिलहाल यही पता चला है ना कि ए बी से ज्यादा है, लेकिन ए से भी ज्यादा सी है क्योंकि सी को हटा ही नहीं पा रहा है ना। तो सी ए ऐसे कुछ आप अभी कह सकते हो फिलहाल। आगे देखो, अब बी के लिए बोला जा रहा है कि बी डिस्प्लेसेस मेटल डी फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है डी से बी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक बात है, ऐसे कुछ सीक्वेंस बनेगा ना कि सी सबसे ज्यादा है, फिर ए उसके बाद है, और चूंकि ए ने बी को हटाया तो ए पहले आएगा, बी बाद में, और बी डी को हटा सकता है तो डी सबसे कम है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव। अब इसमें कई प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव सी, सेकेंड नंबर पे मुझे ए दिख रहा है, तो आंसर तो मुझे मिल गया। सबसे कम रिएक्टिव तो डी, सेकेंड नंबर पे सबसे कम रिएक्टिव तो बी, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये सीक्वेंस अगर हमने इसको कंक्लूड कर लिया तो पूछो जैसे पूछना है। होपफुली आपने इसको समझ लिया है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल आप सोचो, ठीक है। इनमें से कुछ कुछ तो होगा, और जितने रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है वो काफी है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। पहला मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है कि पीबी ने कॉपर को हटा दिया, तो ये नहीं हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें दोनों के दोनों, या मतलब जो भी है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट है। मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है और एक ये है। तो दूसरा वाला तो आयंस का अभी एग्जांपल में भी यही था हमारे पास, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट डी है। तो ये तो हो गया, हमारा आंसर मिल चुका है। बाकी हम अपना दिमाग क्यों लगाए, क्योंकि अगर ऐसा है, क्योंकि हमें पता है कि दूसरा जो है ना ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, और एक ऑप्शन में ओनली 2 लिखा हुआ, और दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचा उसमें 2 इंक्लूडेड है ही नहीं। तो अगर ये दोनों मुझे नहीं भी पता है ना, तो मैं इसी को टिक कर दूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूं कि ऑप्शन मुझे कह रहा है कि चुनो, मुझे चुनो। क्यों? क्योंकि बाकी जो एक अन्य ऑप्शन बच गया ना, उसमें दूसरा इनपुट तो है ही नहीं, और दूसरा हमें अच्छे से पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट है। वैसे भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ होगा, तो इसका आंसर ये हो गया। अब चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ पढ़ लेते हैं। सिंपल तरीके से अगर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को आपको समझना है, देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नोट मैं कर देता हूँ। जैसे कोई सब्सटेंस है, कार्बन है, और उसे ऑक्सीजन मिल जाए, तो हम कहते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ जाना। किसी मटेरियल में अगर ऑक्सीजन आ जाए, जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो कॉपर में ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। अब तीसरा वाला भी मैं नहीं बता रहा हूं। पहली चीज, ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता हूं, ये एक रिएक्शन है, तो प्लस में क्या होगा? ऑक्सीजन को जोड़ना। अगर जुड़ गया ऑक्सीजन तो समझ लीजिए ऑक्सीजन।
लेकिन ऑक्सीडेशन का एक मतलब होता है अगर हाइड्रोजन हट जाए, लूज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। और इलेक्ट्रॉन का लॉस, जैसे ए नाम का कोई सब्सटेंस है और ये इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, जब इलेक्ट्रॉन देता है ना तो उस पर प्लस चार्ज आता है, तो ए से ए प्लस हो गया, जैसे सोडियम है, और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये पॉजिटिव चार्ज अक्वायर कर लिया। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यही होता है ना, प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये भी ऑक्सीडेशन ही है। मतलब पहले ऑक्सीडेशन समझो, ऑक्सीजन का या तो किसी से जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, दोनों ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का लूज होना मतलब एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। अगर ये मैग्नीशियम है और मैं कहता हूं ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड मोस्ट ऑर्बिट से 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, दे करके प्लस चार्ज पे आ गया, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसके अपोजिट चीजों को रिडक्शन में लगा देना है। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज होता है लेकिन हाइड्रोजन का गेन होता है। भाई साहब उल्टा कर दो, दोनों को उल्टा कर दो। अब देखो, मैं अगर इस तीसरे एग्जाम्पल को यहां बोलूं, ये जो ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड, इसका क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है ना, क्योंकि इससे ऑक्सीजन तो हट गया, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है ना इसका। लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप इस तीसरे वाले में, पहले और दूसरे में तो चलो ठीक है ऑक्सीडेशन का ही था, लेकिन तीसरे में ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों आ गया। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तभी तो H2O बना, तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन CuO से ऑक्सीजन हट गया तो उसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लूज होना क्या है, रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का गेन होना ऑक्सीजन रिडक्शन है। ये देखो, अब आप एक और चीज समझो, ये वाला देखो, अगर क्लोरीन कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ, इसका इसके साथ हुआ, ये बना, ठीक बात है। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो HCl बना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन इज बिन रिड्यूस टू HCl, ऐसे कह सकते हैं। हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, तो यहां रिडक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन हट रहा है भाई साहब, H2S में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये अब S अकेला रह गया, हाइड्रोजन हट गया, तो H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक उसी तरीके से इसमें देखो, Br में H जुड़ रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन है। एक बार दिमाग में सेट कर लो इसको, ऑक्सीजन जुड़ जाए, एक पॉइंट से इसको याद रखना, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है अगर पहली बार दूसरी बार ठीक से आप समझने का प्रयास करते हो तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी एक बार दिमाग में आ जाता है फिर जिंदगी भर याद रहता है। तो ऑक्सीजन से शुरू करो, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन, नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो फिर ऑक्सीडेशन का एक मतलब हटना भी तो होता है, तो क्या हटता होगा, हाइड्रोजन हटता होगा, क्या हटता होगा, इलेक्ट्रॉन हटता होगा। ऑक्सीजन जुड़ जाता है, बाकी दो चीजें हट जाती है। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन हटता है, इसका उल्टा याद रखो, ये अगर याद हो गया तो रिडक्शन में आप उल्टा करके याद रख सकते हो, दोनों एक साथ याद हो गए तो अच्छी बात है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन में जो NH3 है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो NH3 से हाइड्रोजन तो हट रहा है, और हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है। तो एक बार फिर से ध्यान से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। फिर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये क्लोरीन है और क्लोरीन माइनस हो गया, माइनस चार्ज, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, तो यहां इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन होगा, आयन बनेगा, तो रिडक्शन हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो देखो, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लूज करोगे तो प्लस चार्ज आएगा, गेन करोगे तो माइनस चार्ज आएगा। तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की पहचान, तो ये पॉइंट लिखा भी है।
द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना एंड हाइड्रोजन का हट जाना, ये ऑक्सीडेशन है। और एक तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, तो तीसरा पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन वाला केस। अब आप खुद ही सोचो क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है, ये अभी मैंने समझा दिया। इसमें क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। एक साथ इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, देन दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसी का रिडक्शन भी हो रहा है। और ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में अगर एग्जांपल देखेंगे तो मेटलिक कोरोजन एक सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि जब मेटल को, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, लोहे में जंग लगना, ये भी एक कोरोजन है। क्या होता है, जब लोहे की बनी हुई चीजें ज्यादा एक्सपोज होती है एयर में, मॉइस्चर में, तो रिएक्शन से उसके ऊपर कोई नई चीजें बनती है, ऑक्साइड बनता है आयरन का ब्राउन लेयर के रूप में, वो लोहे की क्वालिटी खराब कर देता है। व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड, मे बी for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal, and hence metal is said to be corroded. The quality of metal just compromise. जंग लगा हुआ लोहा अच्छा थोड़ी माना जाता है। So rusting of iron is the example of metallic corrosion. सिल्वर को ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए, प्रोलोंग एक्सपोजर मिल जाए, ऑल्दो सिल्वर कम रिएक्टिव है, लेकिन अगर उसको ज्यादा लंबा एक्सपोजर मिल जाए तो सिल्वर काला काला हो जाता है पानी के साथ या फिर ऐसे मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, तो वो भी सिल्वर की क्वालिटी खराब कर देता है। इसको सिल्वर कोरोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन कोरोजन। कॉपर, ऑल्दो कॉपर भी कम रिएक्टिव है, लेकिन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर अगर मिले बारिश के मौसम में, उसे छोड़ दो तो ऑब्वियसली कॉपर के ऊपर ग्रीन कॉट आ जाता है। जैसे आयरन पे ब्राउन कॉट आता है, वैसे कॉपर पे ग्रीन आ जाता है, सिल्वर पे ब्लैक आ जाता है। ये सब मेटलिक कोरोजन का एग्जाम्पल है, एंड दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ distortion of quality of metals in practical life. So we have to prevent these things. इसलिए कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए लोहे के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है ताकि रिएक्शन ही ना हो। इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक होता है ना, जस्ता, इसका लेयर चढ़ाते हैं, कभी कभी पेंट कर देते हो लोहे के ऊपर ताकि एयर कांटेक्ट ना हो और वो जो कोरोजन वाला रिएक्शन है वो रुक जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग करना, ग्रीसिंग करना, ये कोरोजन को अपने लेवल पे प्रिवेंट करता है, ऑल्दो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। और क्या हो रहा है, देखो, आयरन ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है, दैट इज समथिंग, दिस इज द केस। ऐसे याद रखो कि ऑक्साइड बनता है। सिल्वर दोनों के साथ रिएक्ट करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाता है और इसके कारण सिल्वर ब्लैकिश हो जाता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर इसको कहते हैं। कॉपर को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मिल जाए तो पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबसे रिएक्ट करके ग्रीन लेयर बनाता है। ये सब मेटलिक कोरोजन का एक एग्जांपल है, एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी देख सकते हैं, रेंसिडिटी। टमाटर खराब हो गया, बहुत लंबे समय तक इसको आपने छोड़ दिया, तो नॉर्मल सेल ऐसा था, टमाटर में भी सेल होगा, आलू में भी होगा, हम सबके अंदर सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर मान लो बैक्टीरिया, जर्म्स ने अटैक किया, कुछ रिएक्शंस हुआ, ये स्ट्रेस में आ गया, नॉर्मल सेल बेकार हो गया, खाना खराब हो जाता है, ऑयल, ये सब रेंसिडिटी इसको बोलते हैं। सो रेंसिडिटी इज नथिंग बट इट इज द केमिकल रिएक्शंस एग्जांपल, वी कैन सी दैट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। खाना खराब हो जाता है, इससे बैड स्मेल आती है, टॉक्सिक हो जाता है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप रिएक्शंस को रोको। एयर के संपर्क में कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहा, आपने उसको ठीक से नहीं रखा, सही से स्टोर करके नहीं रखा, ऑयली चीज या फैटी चीज खराब हो गई, तो वो फिर खाने लायक नहीं बचता है। तो रेंसिडिटी इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। स्मेल बेकार आ जाती है, इसमें टेस्ट बर्बाद हो जाता है, खाने लायक चीज नहीं रहती है। और इसको रोकने के लिए एक नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल, जैसे चिप्स वगैरह का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, क्योंकि ये काफी इनएक्टिव होता है नाइट्रोजन गैस। इवन आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखते हो तो टाइट कंटेनर में रखते हो ताकि एयर अंदर ना जा पाए। ये सब आप प्रयास करते हो ना। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, they become rancid. This is called rancidity. And their smell and taste changes. Basically, it can cause
some harmful effect in our body, so we cannot eat these things. अगर चीजें खराब हो गई है तो फिर हम उसको ऐसे नहीं खा सकते. यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को रोक करके खाने को खराब होने से रोकता है, वो आप फूड स्टफ्स में ऐड कर देते हो तो उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, या ऑक्सीडेशन का अपोजिट एक तरीके से सब्सटेंस है. एंटीऑक्सीडेंट को अच्छा माना जाता है ना. So usually the substances which basically prevent oxidation are called antioxidants, and when some antioxidant substances are added to the foodstuffs which containing fats and oil, then उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, खराब होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं. तो एक तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दो, दूसरा फूड को अगर आप ऐसे रखते हो तो एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि रिएक्शन ही ना हो, ऑक्सीडेशन ही ना हो, एयर ही ना मिले. कुछ इनएक्टिव गैस जैसे चिप्स वाले पैकेट में नाइट्रोजन भर दिया जाता है, नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि नाइट्रोजन इनएक्टिव होता है. एयर भरा रहेगा तो एयर का ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगा, खाना खराब हो जाएगा. तो रेंसिडिटी के इम्पैक्ट को कम करना जरूरी होता है, ये हमारे बस में हम कर सकते हैं. अच्छा, अभी मैं एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. बहुत लोग इसमें गलत करते हैं, आप नहीं करोगे गलत, मुझे इतना पता है. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? आपको समझ में आ रहा है क्या पूछा जा रहा है? ये एक रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड पीबीओ, कार्बन रिएक्शन हो रहा है, पीबी एंड CO2 बन रहा है. अब आपको गलत लिखना है, इनकरेक्ट, रॉन्ग. रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है, इसमें से कौन सा है? पहला इनपुट है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. क्या ये गलत है? आई डोंट नो. या कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ये लिखा ही ऐसा है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है. या कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, या लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. दो सही है, दो गलत है, या तीनों के तीनों सही, चारों के चारों सही है, या चारों गलत है. एक ऑप्शन है ना ऑल, मतलब ऑल गलत हो सकता है, या तीन गलत हो सकता है, ये भी ऑप्शन है, या कोई दो गलत हो सकता है. तो अब ये आपको बताना है. कैसे बताओगे आप? देखो क्या लिखा है. ये है लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड पीबीओ. कुछ ऐसा हुआ कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, पीबी रहा. तो ऑक्सीजन का हटना तो रिडक्शन है ना. तो ये जो लेड इज गेटिंग रिड्यूस लिखा हुआ है, क्या ये सही है? यहां अगर लेड ऑक्साइड लिखा होता ना तो बात समझ में आ रही कि लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, लेकिन लेड थोड़ी हो रहा है. रिएक्टेंट साइड में तो लेड है ही नहीं, तो ये गलत नहीं है. तो पहला तो मुझे मिल गया ये रॉन्ग है ना. चलो, अब उसी तरीके से कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या कार्बन से ऑक्सीजन हट रहा है? रिएक्टेंट साइड में कार्बन है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड. यहां कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज जो लिखा है ये भी रॉन्ग है, ये दोनों गलत लिखा हुआ है. क्योंकि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये तो कार्बन है ना, CO2 थोड़ी है. सी में O आया है तो C इज ऑक्सीडाइज, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये लिखने में इन्होंने गलती कर दी. इरादा ठीक है, लेकिन ये शायद गलत लिख दिया है. लेड ऑक्साइड होना चाहिए और कार्बन सीधा होना चाहिए, तो दोनों गलत मिल गया. आगे ये सही होगा पक्का, क्योंकि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यस, एंड लेड ऑक्साइड इज, ये फिर सही लिखा हुआ है. ठीक है ना. तो अब इसमें इनकरेक्ट पूछा जा रहा है तो ए भी. अगर इसी में इनकरेक्ट के बदले करेक्ट लिख देंगे तो सी और डी करेक्ट. ठीक है ना. ये केस है. Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for long time? ऑयल के फ्रेश सैंपल को ऐसे रखने के लिए, मतलब रेंसिडिटी से बचाने के लिए कोई गैस यूज करते हैं? अभी शायद एक की बात हुई है. कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता है, चलो नाइट्रोजन वाला होगा. और नाइट्रोजन के साथ और क्या? ऑक्सीजन दूर रखो. नाइट्रोजन हीलियम इनर्ट है तो चलेगा, ठीक है ना. तो ये डी आंसर हो जाएगा. रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ, यस ऑफ कोर्स, रेंसिडिटी वाला अभी हमने देखा, खाना खराब होता है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए. तो ये दोनों लेक्चर्स के जरिए, मतलब 2 लेक्चर में इसने पूरा टॉपिक हमने कवर कर लिया. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा. और अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, पॉइंट नोट कर लो,
MCQ, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर सब आप आराम से कर सकते हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। एंड चैनल सब्सक्राइब करो सभी लोग, लाइक करो सेशन को, ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा एक और लेक्चर के साथ, ठीक है ना? ओके।